आज हमने हमने पहले पढ़ लिया है क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा था, किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर चलने वाला है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? क्रिस्टल ठोस के अवयवी कण, जो अपने क्रिस्टल ठोस होते हैं उसके अवयवीकरण। अवयवीकरण में आपको पहले बता चुका, या तो परमाणु या फिर अणु या फिर आयन। तो ये क्या होते हैं? त्रिविम। त्रिविम में आपको बता चुका, थ्री डायमेंशनल मतलब कि 3D। उसके अंदर क्या होती है? इनकी एक नियमित ज्यामिति होती है। नियमित ज्यामिति व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब कि जैसे ये पूरे जो अणु होंगे, ये एक निश्चित पैटर्न बनाते होंगे और ये ऐसे लंबी दूरियों तक चलते रहेंगे। तो क्रिस्टल में आपको पहले भी गुणधर्म बता चुका। तो इसकी जो एक पर्टिकुलर अपने को पूरा जैसे ये ठोस ले लिया, ये ऐसे, ये क्या कहलाएगा? पूरा क्रिस्टल जालक कहलाएगा। ये किससे मिलकर बना हो सकता है? या तो परमाणुओं से या फिर अणुओं से या फिर आयनों से। ठीक है, अब हम इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका। इकाई कोष्टिका, इकाई कोष्टिका क्या होती है? वह क्रिस्टल जालक जिसकी वह सूक्ष्मतम इकाई, जो मतलब कि ये पूरा है, इसकी सबसे छोटी इकाई, जिसकी पूरे जालक के अंदर अगर हम पुनरावृत्ति मतलब कि इसकी बार बार रिपीट करें, जैसे ये इतनी सी यूनिट ले ली हमने, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये हमने ये छोटी सी यूनिट ले ली, ये कोष्टिका। अगर इसकी हम पूरे क्रिस्टल जालक में पुनरावृत्ति करें, जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरे से हम ऐसे कैसे इसके अंदर पूरे के अंदर क्या हो रही है? इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस छोटी सूक्ष्मतम इकाई जिसकी भाग में संपूर्ण जालक में पुनरावृत्ति होती है, इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहलाती है। आया समझ में? मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? वे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। इसको मैंने आपको समझा ही दिया कि जैसे ये एक निश्चित ज्यामिति में होती है और इसकी लंबी दूरियों तक पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक में वह सूक्ष्मतम भाग जो जिसकी त्रिविम में संपूर्ण जालक में पुनरावृत्ति होती है। संपूर्ण जालक में पुनरावृत्ति होगी इसकी, ये देखो, ये चारों अणु या आयन या परमाणु मिलकर देखो इसकी पूरे की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या होती है? इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहलाती है। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं? एकक कोष्टिका के पैरामीटर। इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं? एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। अब एकक कोशिका के पैरामीटर क्या होंगे? हमारे सामान्यतः कितने? 6 पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। कितने? 6 पैरामीटर। अब वो 6 पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, उदाहरण के तौर पे एक एकक कोष्टिका ले लेते हैं। ये हमने ले ली एक एकक कोष्टिका। ये हमने क्या ले ली? एक क्यूबिक मतलब कि घनीय एकक कोष्टिका ले ली। इसके अंदर क्या क्या होंगे? जैसे ये बिंदु मान लिया, अब इधर को मान लिया ये दूरी है ए, ए, ये है बी, और ये क्या है? सी। ठीक है, इसका ये कौन होगा? अल्फा, इसका ये कौन होगा? बीटा, और ये कौन होगा? गामा। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर कौन कौन से हो गए? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा। तो ए दूरी कौन सी हो गई? जो इससे एक्स एक्सिस की तरफ हो। इस एक्सिस को मान लो अपन एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो त्रिविम में हो गया ना, 3 एक्सिस होती है, उसको हम त्रिविम बोलते हैं। त्रिविम में ये कौन सी दूरी हो गई? एक्स एक्सिस की तरफ ए, ये वाई एक्सिस की तरफ कौन सी हो गई? बी,
तो जेड एक्सेस की तरफ कौन सी हो गई, सी। और जो ए और बी के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं हम, अल्फा। ये वाला कौन कौन सा होगा, ए और सी के बीच में बीटा, और बी और सी के बीच में कौन सा होगा, गामा। तो इसके कितने पैरामीटर हो गए, हमने कितने पढ़ लिए, 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला अभिलक्षण क्या होगा इसका, अभिलक्षण मतलब इसके गुण क्या क्या होते हैं, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज जो होते हैं, गुणधर्म वो क्या क्या होते हैं। इसके अंदर पहला क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ये एक जालक बना लिया, इसकी छोटी सी इकाई ले लेता हूं मैं अभी, ये जालक ले लिया। ठीक है, अब इसके जो ये प्रत्येक बिंदु होगा या तो वो कोने पर होगा, दूसरे पेन से दिखा देता हूं, या तो क्या होगा वो ये ऐसे कोने पे होगा, या फिर कहाँ होगा, इसके बिल्कुल ये एक कोष्टिका है घनीय, उसके मध्य के अंदर होगा, या फिर इन फलकों के केंद्रों पर होगा। ठीक है, ऐसे फलकों के केंद्रों पर होगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो ये अणु, ये सब जो ये बिंदु होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ये बिंदु क्या कहलाते हैं, दिखाई नहीं दे रहा इससे, ये बिंदु क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, और इस पूरी को क्या बोलते थे, मैंने आपको क्या बताया, एकक कोष्टिका। और अगर इस पूरी की हम पुनरावृत्ति कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, जालक, क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, और ये जो प्रत्येक बिंदु होता है, इसका दूसरा क्या हो गया, ये पहला क्या हो गया, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। दूसरा क्या हो गया, जालक बिंदु के जो ये जो बिंदु होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, अवयवी कणों से। अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज समझ में आ गई, ये किससे मिलकर बने होते हैं, अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो ये अवयवी कणों की इन अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति की पुनरावृत्ति से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। आया समझ में, इसके तीन अभिलक्षण क्या हो गए, पहला क्या हो गया, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। ये जो बिंदु होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम जालक बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है, अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अवयवी कण कौन कौन से हो गए, या तो अणु हो सकता है, या फिर परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो गई, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या होता है, क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। अब क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार क्या होते हैं, क्रिस्टल तंत्र मैंने आपको बता दिया, जो पूरा एक सिस्टम होता है क्रिस्टल जालक का जो एक पूरा सिस्टम होता है, बहुत बड़ा, जैसे पूरा ठोस हो गया तो उसको क्या बोल दिए, क्रिस्टल तंत्र बोल दिए हम। तो है ना, उसके कितने प्रकार के होते हैं, उसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन सा, पहला क्या हो गया, मूल या फिर आद्य। मूल को हम आद्य भी बोलते हैं, आद्य एक कोष्टिका।
भाई इसमें एकक कोष्टिका क्यों जोड़ा, आपको समझ में आया एकक कोष्टिका का मतलब क्या हुआ? जैसे हम ये एक एकक कोष्टिका है, ऐसी बहुत सारी एकक कोष्टिका जो एक होगी वो मिलकर ही तो एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगी। आपको आया समझ में? इसलिए क्या होती है, इसकी जो मूल इकाई होती है उसको, उसकी जो एकक कोष्टिका होती है, जो मूल होती है, उसी को हम लेकर चलते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है क्रिस्टल तंत्र में? दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा हो गया? मूल या आद्य एकक कोष्टिका। और दूसरी कौन सी हो गई? केंद्रित एकक कोष्टिका। ऐसा समझ में? पहले कौन सी हो गई? मूल या आद्य एकक कोष्टिका। दूसरी कौन सी हो गई? केंद्रित एकक कोष्टिका। अब हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मूल या आद्य एकक कोष्टिका के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले इसमें बता देता हूं। पहला कौन सा हो गया? मूल या आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें जैसे एकक कोष्टिका बना दूं मैं एक आपके लिए, इधर बना देता हूं। ये मैंने एक एकक कोष्टिका बना दी। अब इसके अंदर जो अवयवीकरण की जो व्यवस्था होती है ना, कि वो कहां कहां पर स्थित है, उसी हिसाब से ये वर्गीकृत किए जाते हैं। तो मूल या आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है? इसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो कहां स्थित होते हैं? केवल कोनों पर स्थित होते हैं। जो ये कोने हैं, यहां पर, 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 तो मतलब कि इसमें कितने कोने हो गए? कुल 8 कोने हो गए। तो इसमें कोनों की संख्या कितनी हो गई? कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, अब हम इसके अंदर निकालते हैं कि जो एक एकक कोष्टिका होती है उसके अंदर अवयवीकरण कितने होंगे। जो ये कि ये एकक कोष्टिका है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 5 6 7 8, तो इसमें अवयवीकरणों की संख्या कितनी होगी? 8। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं गलत? क्योंकि जो एकक कोष्टिका है इसके ऊपर भी एकक कोष्टिका होगी, इधर भी होगी, उधर भी होगी, आगे की तरफ भी होगी, पीछे की तरफ भी होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये एकक कोष्टिका है, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, ये एकक कोष्टिका इधर भी बढ़ गई। तो जो एक अवयवी कण है इसका थोड़ा सा भाग इधर भी तो होगा, इसके ऊपर भी एक एकक कोष्टिका हो सकती है। थोड़ा सही नहीं बनाया लेकिन आप समझ जाइए इससे। ये ऐसे, तो इसके ऊपर भी होगी, तो ये जो ऊपर वाला भाग है वैसे ही सामने भी होगी। अगर हम केवल इसे एक अणु के लिए सोचें, ये एक अवयवी कण के लिए, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके सामने की तरफ भी होगा, इधर भी होगा, नीचे इधर भी होगा। ये सामने की साइड की बता दिया। इस अणु के पीछे की साइड से देखो, एक एक यहां होगी, दो एक यहां होगी, तीन और एक ही होगी, चार। तो मतलब कि 4 भाग तो पीछे की साइड और 4 भाग की साइड, तो कितने हो गए टोटल? 8 भाग। तो मतलब कि अब इसमें कोनों की संख्या हो गई 8, और जो एक अवयवी कण होता है उसका कितना भाग होता है? 1/8 भाग होता है। ठीक है, तो इसमें हम किसकी संख्या निकालेंगे? अवयवी कणों की संख्या। इसे किसे लिखते हैं हम? जेड से लिखते हैं। ठीक है, वो कैसे होगी? ठीक है, एक कुल कितने हो गए? 8, और कोनों का भाग कितना होगा? 1/8, 1/8। तो ये 8 से 8 कट गया तो कितने हो गए? तो कितनी हुई? एक एकक कोष्टिका में कितने कुल संख्या कितनी हो गई? 1 होगी।
ये आपको समझ में आया कैसे हुआ कि इसके अंदर जैसे ये अवयवी कण है, ये जालक बिंदु, इसके ये कितने कितने किधर किधर से ये अपना भाग बांट रहा है। इधर वाली एक कोष्टिका में एक, इधर वाले में दो, एक इधर भी होगी तीन, एक इधर होगी चार, एक इधर इसके सामने होगी पांच, एक इधर इसके सामने होगी छह, एक इसके सामने होगी सात, और एक इसके सामने होगी आठ। तो ये कितने 1/8 भाग ही देता है केवल एक एकक कोष्टिका में। इसका 1/8 भाग ही शेष एक एकक कोष्टिका। तो ऐसे 8 होने हो गए टोटल, तो कितने हो गए 8 गुना 1/8 भाग, तो कितना हो गया 1। आया समझ में। तो मूल आध्य एकक कोष्टिका में क्या होता है, इसमें केवल कोनों पर होते हैं। ठीक है, अवयवी कण किस पे होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, और उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, एक। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। तो आपने पढ़ लिया मूल, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, मूल आधे एकक कोष्टिका का। अब दूसरी है, दो बार है ना, पहला कौन सा, मूल या आधे एकक कोष्टिका, दूसरा कौन सा हो गया, केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इससे कितने भागों में है, 3 भागों में। इसे कितने, 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके 3 भाग कौन कौन से हो गए। इसका पहला भाग ए कौन सा हो गया, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसे किससे लिखते हैं हम, बी सी सी। सबसे पहले कौन सी हो गई, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको क्या लिखते हैं, बी सी, मतलब कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी मतलब कि ये बॉडी काय हो गई, सेंटर मतलब केंद्रित, और क्यूबिक, क्यूबिक मतलब घनीय एकक कोष्टिका होती है ये। ठीक है, तो इसका सबसे पहले किसमें बांटा, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। अब काय केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। जैसे ये यूनिट ले ली हमने, इसमें सारी घनीय ही होती है, आप घनीय मान के ही चलिएगा एकक कोष्टिका जो होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्यों, मेरे से भी पहले ये सही नहीं बनता था, तो मेहनत के बाद में अब सही बनने लगा। तो ठीक है ना, इतना अच्छा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, कोनों पर तो होंगे ही अवयवी कण होंगे, मूल में भी होते थे, इसमें कोनों पर तो होंगे ही। तो कितने हो गए 8, तो ये हो गए। ठीक है ना, उसके अलावा क्या, काय मतलब होती है पूरी बॉडी, बॉडी के केंद्र में, केंद्र, ये देखो जैसे केंद्र, तो ये केंद्र, ये पूरी बॉडी का जो केंद्र होगा वो कहां है, यहां होगा। तो एक अवयवी कण यहां भी होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ किसमें, केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इसमें क्या होंगे, कोने पर तो स्थित होते ही हैं, उसके अलावा किस पे, केंद्र पर भी स्थित होंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या, मतलब कि जेड। जेड कैसे निकालेंगे, क्या हो गया, एक तो पहले क्या होगा, कुल कोनों पर कितने हैं 8, और उसके अलावा कोनों के भाग होगा, कोनों का भाग प्लस
कितना हो गया, एक कण कहाँ है इसमें, केंद्र पर भी स्थित है, वो तो पूरा ही है, उसका तो किसी पर भाग नहीं है ना, क्योंकि देखो वो अंदर स्थित है तो उसके चारों तरफ तो कोई होंगे नहीं, तो वो क्या हो गया प्लस एक, जो किस पर है, केंद्र पर स्थित अवयवी कण। ठीक है, तो इसके क्या हो गए 8, और कोनों का भाग कितना होता है 1/8, और जो केंद्र पर स्थित कितने हो गए 1, तो ये क्या हो गया 8 से 8 कट गया, मतलब कि 1 + 1, मतलब कि कितने हो गए 2, तो इसमें जेड की क्या हो गई 2। आया समझ में, जो इसके अंदर कुल अवयवी कण होंगे एक एकक कोशिका में, उनकी संख्या कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, कितनी संख्या होगी 2 संख्या होगी। तो हमने क्या है काय केंद्रित एकक कोशिका में क्या पढ़ा, इसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों के साथ साथ कहाँ स्थित होते हैं, जो बॉडी होती है काय उसके केंद्र पर भी स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, इसमें कुल अवयवी कणों का में एक तो कोनों पर स्थित होंगे, एक केंद्र पर स्थित होंगे, तो कोनों पर 8 गुना कोनों का भाग कितना होता है 1/8, मैंने आपको बता दिया, एक ऊपर होगा, एक इधर, एक नीचे की साइड इधर, एक इधर, ये है एक इसके सामने, एक इधर सामने, एक ऊपर सामने और एक इधर सामने, तो 1/8 भाग प्लस एक, एक क्या हो गया केंद्र पर स्थित है अवयवी कण पूरा का पूरा, तो 1 + 1 कितने हो गए 2। ठीक है, तो इसमें जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। इसके अलावा इसका अगला भाग कौन सा है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहाँ लिख लीजिए, इधर जेड बराबर 2। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग कौन सा है बी। पहला के स्टेप क्या पढ़ लिया, काय केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा क्या होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक, फलक क्या से मतलब क्या समझते हो, ये जो होता है ना ये एक फलक, इसको क्या बोलते हैं फलक बोलते हैं। तो कुल आपको एक जो घनीय है, ये एक घनीय क्यूब है, इसके अंदर कुल कितने घन आपको कितने फलक दिख रहे हैं 1 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक वो पीछे वाला 5 और एक नीचे वाला 6, तो इसमें कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, कुल 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसमें कुल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वो कोनों पर स्थित होते हैं, कोनों के साथ, कोनों के साथ साथ और कहां स्थित होंगे, जो प्रत्येक फलक होता है प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जो अवयवी कण है वो कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, ये एक एकक कोशिका ले ली। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें अवयवी कण कहां कहां होंगे, कोने तो होते ही है, कोने पर। इसके अलावा क्या होंगे, जो ये फलक होते हैं ना इसके केंद्र पर भी होंगे। तो अब ये सामने वाला फलक है, इसका केंद्र कहां होगा, लगभग यहां। ठीक है, ये इधर वाला फलक है ये वाला, इसका केंद्र कहां होगा यहाँ। ठीक है, ये वाला फलक है, इसका केंद्र कहां होगा यहां। ये वाला फलक है, इसका केंद्र कहां होगा यहां। ठीक है, ये सामने पीछे वाला फलक है, उसका केंद्र कहां होगा लगभग यहां। नीचे वाला फलक का केंद्र कहां होगा यहां। आपको आया समझ में, इसमें अवयवी कण कहां कहां स्थित है। अब हम क्या निकालेंगे, कुल अवयवी कणों की संख्या। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसमें अवयवी कण कहां कहां है, लेकिन अब इसके कितना कितना भाग होगा, तो हम एक एक और एक कोष्टिका बना लेते हैं, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये मैंने बना ली एकक कोष्टिका। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा होगा। ये जो फलक है, ये वाला, इसमें जो ये अवयवी कण है, या तो इसकी इस वाले एकक कोष्टिका के साथ है और या फिर इस वाले एकक कोष्टिका के साथ है, मतलब कि केवल दो एकक कोष्टिका से है। ऐसे सारे इसमें कुल कितने बता दिए मैंने, 6 फलक होते हैं। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, कुल अवयवी कणों की संख्या। कुल अवयवी कणों की संख्या जिसको किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, वो क्या होगी, पहला तो क्या होगी, कोनों पर स्थित, 8 कोने हैं और कोनों का भाग, कोनों का भाग प्लस क्या होंगे, फलक। फलक कितने हैं, 6 गुणा फलक का भाग। ठीक है, कोने, अब ये कितने हो गए, 8 गुणा 1/8 प्लस गुणा 1/2। 1/, क्योंकि दो भाग, दो हिस्सों में तो बट रहा है ना ये, तो कितने हो गए, यहां से कितने, 1 प्लस यहां से कितने हो गए, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो इसमें एक एकक कोष्टिका में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 अवयवी कण होते हैं। और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को हम किससे लिखते हैं, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिए, तो मैं आपको फिर मिटा दूंगा। तो आपने वो लिख लिया था फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का। ठीक है, अब तीसरा कौन सा हो गया, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, उसे हम किससे लिखते हैं, ECC। इसे हम ECC से भी लिखते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, ये कुछ कुछ फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की तरह ही होती है। इसमें मैं आपको समझा देता हूं। ये हमने क्या ले ली, एक एकक कोष्टिका, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, एक एकक कोशिका। इसमें क्या होंगे, कोनों पर तो स्थित होंगे ही होंगे जो अवयवीकरण होंगे, या फिर जालक बिंदु कोनों पर तो स्थित होंगे ही होंगे। उसके अलावा कहाँ स्थित है, कोई भी दो विपरीत फलक, जैसे ये ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, ये विपरीत फलक हो गए, या फिर आमने सामने फलक भी बोल सकते हैं। ये सामने के फलक है एक दूसरे के, ये इधर वाला और ये इधर वाला, या फिर ये सामने वाला और पीछे वाला, तो हमने ऊपर वाला और नीचे वाला ले लेते हैं। कोई भी दो विपरीत फलक, ये इनके केंद्रों पर स्थित होते हैं, वो क्या होती है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। आया समझ में आपको। इसमें क्या होता है, जो अवयवीकरण होते हैं, अवयवी कोनों के साथ साथ कोनों के साथ साथ और कहां स्थित होंगे, कोनों के साथ साथ दो विपरीत या आमने सामने आमने सामने के फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसा समझ में। इसमें क्या होते हैं, कोनों के साथ साथ कोई भी दो विपरीत या आमने सामने के जो फलक है उसके केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, कुल अवयवीकरणों की संख्या,
एक एकक कोष्टिका में, एक के लिए निकालते हैं हम, ये याद रखना, कुल अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, वो क्या होगी, जेड। ठीक है, जेड का मान सबके लिए चेंज होता रहता है, आपको दिख गया होगा कि इसके लिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। जैसे मूल के लिए, मूल एकक कोष्टिका के लिए 1 प्राप्त हुआ था, काय केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए 2 प्राप्त हुआ था, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए 4 प्राप्त हुआ था। अब इसके लिए हम निकालते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कितना होगा, क्योंकि आपने दिमाग लगा के कर ही लिया होगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, कोनों पर स्थित 8 गुणा कोनों का भाग, कोनों का भाग, ठीक है, प्लस कितने हो गए, फलक कितने हैं, इस बार 2 ही फलक ले रहे हैं, क्योंकि सारे फलक का हमारे काम नहीं है, क्योंकि उसमें अवयवीकरण है ही नहीं, केवल 2 ही फलक है। 2 तो हो गए फलक, 2 फलक गुणा, अब फलक का भाग कितना होता है, फलक का भाग, फलक का भाग मैं आपको बता चुका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में 1/2 होता है। तो 8 गुणा 1/8 प्लस 2 गुणा 1/2, कितने हो गए, 1 यहां से, 2 से 2 कट गया, 1 यहां से, तो कितने, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां पर जेड की वैल्यू, इसमें अवयवियों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आपको तीनों समझ में आ गए। मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रिस्टल तंत्र होता है उसको कितने भागों में बांटा हमने, 2 भागों में बांटा। पहला कौन सा था, मूल या आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरा कौन सा था, जो पहला था कौन सा था, मूल या आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरा कौन सा था, केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहला मूल और आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है, केवल कोनों पर स्थित होते हैं, और दूसरा कौन सा था, केंद्रित एकक कोष्टिका, और उसको कितने भागों में बांटा हमने, 3 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा था, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या, कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी, जो ये पूरा क्यूब होता है, घन होता है, उसके केंद्र पर भी स्थित होते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। उसमें क्या होता है, कोनों के साथ साथ कहां होते हैं, जो फलक होते हैं उनके सबके कोनों पर भी स्थित, जो केंद्र पर भी स्थित होते हैं। कोनों के साथ साथ जो फलक होते हैं स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरा कौन सा है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होते हैं, इसमें कोनों के साथ साथ कोई भी 2 विपरीत या फिर आमने सामने के फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। तो इसकी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्रिस्टल तंत्र को हमने कितने, 2 श्रेणियों में, मतलब कि 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे, मूल आद्य, मूल या आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरा कौन सा था, केंद्रित एकक कोष्टिका। फिर केंद्रित एकक कोष्टिका को 3 भागों में बांट दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र के अंदर कितने प्रकार का होता है, यह 7 प्रकार का होता है। और इसके अंदर कितने होते हैं, तो 14 ब्रेवे जालक। 7 तो प्रकार का होता है और 14 इसमें ब्रेवे जालक होते हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार कौन कौन से, आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही है, पूरी सारणी। इसके अंदर क्या क्या है, क्रिस्टल तंत्र, ये 7 तरह के होते हैं, घनीय, द्विसमलंबाक, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। ठीक है, इनके नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन ये टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे उसके आगे आप कितने भी थे, एमएससी पीएचडी कहां तक ही चले जाओ, ये टेबल बहुत काम की है। इसके कहीं कैसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि घनीय के अंदर बताइए कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, इसके कोर की लंबाई क्या होती है, इनके अक्षीय कोण क्या होते हैं, उदाहरण क्या होता है। तो आप कैसे भी करके इसको पूरी याद कर लीजिए, ये आपके आगे के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बोलूंगा कि आप इसे लिख लिख कर याद कीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। इसमें से आपके बोर्ड के लिए भी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आराम से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं कि विषम लंबाक्ष को समझाइए। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें संभव विविधताएं आदि ईसीसी, आरसीसी, बीसीसी होती है। इसमें कोर की लंबाई ए, बी और सी जो होती है वो तीनों बराबर नहीं होती है। इसमें अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये हमने 6 पैरामीटर पढ़े थे। तो ये क्या होते हैं, तीनों 90 डिग्री के होते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, विषम लंबाक्ष, गंधक, KNO3 और BaSO4, है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ।
हाँ, तो अब है ना, इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल कैसे इसको बांटा गया है। पहला है क्रिस्टल तंत्र, इसमें सारे क्रिस्टल तंत्र हैं। फिर है संभव संभव विविधताएं, मतलब कि जो घनीय होती है ये कितने तरह से बना सकती है एक कोशिकाएं, आद्य बना सकती है, ईसीसी बना सकती है, एफसीसी, ऐसे सारे हम पढ़ेंगे। फिर होती है कोर लंबाई, जो इनकी जो एक कोशिका की कोर लंबाई, मैंने आपको 6 पैरामीटर बताए थे, कौन कौन से वाले? ये ए, ये बी, ये सी, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये 6 पैरामीटर बताए थे। तो इनकी जो कोर की लंबाई ये एबीसी होती है और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा होते हैं, और इनके क्या क्या उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम घनीय। घनीय के अंदर क्या होता है, ये कितनी कितनी विविधताएं बना सकता है, या तो आध्य बना सकता है, ईसीसी बना सकता है और एफसीसी, ये 3 तरह से बना सकता है। और इसकी कोर की लंबाई क्या क्या होती है, इसमें जो ए बी सी होता है ना, ए बी और सी, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इन तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके अंदर जो अल्फा बीटा और गामा, जो ये अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण, जो ये जो फलक कोण बना के रखते हैं किसी अवयवीकरण के, वो क्या होते हैं, तीनों भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, NaCl, ब्लेड और कॉपर, मतलब कि Cu। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष क्या होता है, इसके अंदर है आद्य और ईसीसी। ईसीसी में आपको बता ही चुका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, उसको हम ईसीसी भी बोलते हैं। और एफसीसी आपको पता ही है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसके अंदर क्या है, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के, मतलब कि इसमें ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन जो सी होगा वो इनके बराबर नहीं होगा, इसकी लंबाई कुछ अलग होगी। जैसे इसकी लंबाई 10 है, इसकी भी 10 है, तो इसकी 12 या 8 या कुछ भी हो सकती है, लेकिन 10 नहीं होगी। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा और गामा जो तीनों कोण होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, श्वेत, टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, इनके जो उदाहरण है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। ये इतने, इनसे इतने आगे आप कहीं भी कितने भी कौन सी भी तैयारी कर लीजिए, उसके अंदर अगर आप सॉलिड स्टेट हो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में क्या होता है, आद्य आद्य एकक कोशिका, ईसीसी मतलब अंत्य एकक कोशिका, एफसीसी मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका, बीसीसी मतलब कि काय केंद्रित एकक कोशिका। इसमें जो ए बी और सी तीनों के मान होते हैं वो बराबर नहीं होते, मतलब कि जो ये लंबाई होगी तो मतलब कि ये क्यूब छोटा बड़ा होगा, मतलब कि इसके साइज आकार समान नहीं रहेगा, मतलब कि तीनों बराबर नहीं रहेगी। इसमें जो कोण होंगे, लेकिन इसमें जो कोण होते हैं वो तीनों बराबर होंगे। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, हाँ, इसके कोण क्या हो गए, विषम लंबाक्ष, गंधक, KNO3 और BaSO4। ठीक है, ये मैंने आपको विषम लंबाक्ष के बारे में बता दिए। अब है षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होगा, ये केवल आद्य तरह की जो विविधताएं बनाएगा, और इसमें A बराबर B बराबर C नहीं होगा, मतलब कि A बराबर B तो होगा लेकिन C इसके बराबर नहीं होगा। इसमें जो अल्फा और बीटा कोण होता है वो तो होता है 90 डिग्री का, लेकिन जो गामा कोण होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आपको मैं पहले भी बता चुका, ये क्या होता है, एक अपवाद होता है, ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और क्या है, जड़नो और सीडीएस। सीडीएस क्या होता है, कैडमियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष क्या होता है, आद्य। इसमें भी क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, और इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। और क्या है, सिन बार। सिन बार का सूत्र क्या होता है, HgS। इसके बाद में क्या है, एकंताक्ष। एकंताक्ष की कौन कौन सी विविधताएं हो गई, आद्य और ईसीसी। ए बराबर बी बराबर सी भी बराबर नहीं होते हैं। इसमें अल्फा बीटा, जो अल्फा और गामा होते हैं वो तो होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन जो बीटा कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, एकंताक्ष गंधक, जैसे आपने विषम लंबाक्ष गंधक, और ये एकंताक्ष गंधक। और इसके अलावा क्या है, Na2SO4.10H2O, मतलब कि ये क्रिस्टल के रूप में इसमें जल होता है, जो .10H2O। इसके बाद में है त्रिंताक्ष। ये समन्ताक्ष है और ताक्ष है। इसके अंदर क्या हो गया, आद्य हो गया। इसमें जो ए बराबर बी के और बी बराबर नहीं होगा सी के, मतलब कि तीनों ही आपस में बराबर नहीं होते।
और इसमें तीनों ही जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो भी बराबर नहीं होते हैं 90 डिग्री के। इसके उदाहरण क्या हो गए, K2Cr2O7, CuSO4.5H2O और H3BO3। इसे क्या बोलते हैं हम, बोरिक एसिड भी बोलते हैं, बोरिक अम्ल। ठीक है, ये पढ़ लिया। और जो ये 14, इसको कितने 14 ब्रेविलेटिस, ये जो विविधताएं बनाते हैं ना, ये मिलकर कितने 14 तरह के होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक कहते हैं हम। इसके बाद में आपको वो नोट्स में सारे 14 तरह के जो अलग अलग कैसे कैसे होते हैं उनके नाम सारे, उसमें यही होता है घनीय 3 तरह से बनाता है, तो वो 3 तरह के कौन कौन से होंगे, विषम लंबार्क से कौन कौन से होंगे, जैसे ये षटकोणी का 1 है तो वो उसमें पूरा लिखा हुआ होगा कि कौन सा होगा, उसके कोण भी पता चल जाएगा उनमें चित्र देखकर। तो आप उसकी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, ये वाला क्रिस्टल तंत्र कितने 7 तरह से वर्गीकृत किया और इसके 14 ब्रेवे जालक होते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हो या फिर कुछ भी चीज़ है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करें कि भाई सर आप मुझे ये चीज़ वापस समझाए, तो मैं आपको उसको अच्छे से, और उसके अंदर कोई गलती हो तो या कुछ भी हो तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, और आपको जो नोट्स मिलते हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, उससे वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद ने लिखे हैं अपने हाथों से, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी नोट्स हैं आपको नीचे लिंक में मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैंने आपको कल जैसे क्वेश्चंस बताए कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चंस जरूर कीजिए। वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद में उनको क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उन क्वेश्चंस को सारा याद कर लीजिए। ठीक है, ये ठोस अवस्था जो है वो थोड़ा याद करने का ही है, इसमें समझने का आगे आएगा, संकुलन दक्षता वगैरह जो भी है वो हम पढ़ेंगे आगे। इसमें अभी तो और भी थोड़ा थ्योरी का आएगा कि भाई ठोसों में जो निबिड़ संकुलन होता है वो कैसे होता है, तो आपको मैं आगे समझा दूंगा पूरा। तो आप ठीक है ना, उसको अच्छे से याद कीजिए और सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बता ही दीजिए। और आपको नोट्स हैं वो नीचे लिंक में मिल जाएंगे, नीचे वो आप उसमें क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक, उसमें आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।